हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रोस्टैट का पहला पार्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट का ही दूसरा पार्ट है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल वर्ड का मतलब आप बताएंगे क्या? व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज अ कैपेसिटी, समथिंग रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ किसका? यहां पे वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिक, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सर एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से पता करते हैं ना। हर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होगा। यहां पे सर ये पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपेसिटी। तो फील्ड और पोटेंशियल में फील कैसे आएगा कि ये दोनों अलग बातें हैं? मैं आपको बताऊंगा। यहां पे दो अलग चैप्टर्स जो बने हैं, एक तरफ आप कहते हो चार्ज एंड फील्ड, दूसरी तरफ कहते हो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिफरेंट कैसे होंगे? तो देखो बेटा, जब भी हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दो अलग अलग चीजें कैसे डिफाइंड हुई? तो देखो, मान लो यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं तो ये नीचे जाएगा। ये नीचे क्यों गया? सर ये नीचे इसलिए गया क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच के ले जाएगा तो इस पे कुछ वर्क करेगा। अच्छा सर ठीक है। दूसरा, यहां से मैं छोड़ता हूं तो नीचे गया, ऊपर नहीं गया, आगे नहीं गया, नीचे ही क्यों गया? तो सर कोई भी बॉडी जिसके पास कुछ एनर्जी स्टोर होती है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग नेचुरली अपने एनर्जी को, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरली अपने एनर्जी को डिक्रीज करके नीचे आना चाहता है। आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि यहां पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम करके नीचे आ जाएगा। तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपने एसएचएम भी पढ़ा है तो एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके होते हैं, फोर्स मेथड एंड एनर्जी मेथड। तो किसी भी फेनोमेना को, किसी भी फील्ड को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? फोर्स मेथड से। अब किसी चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा डिवाइडेड बाय उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। मान लो 5 कूलम पे फोर्स F लगा तो 1 कूलम पे कितना लग सकता है? तो फोर्स बटा 5 कूलम से डिवाइड कर दो तो ये 1 कूलम का फोर्स आ गया, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स मेथड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का। फील करना बेटा, एकदम पोटेंशियल समझा दूंगा। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है ये कैसे पता किया हमने? तो एक चार्ज रख दिया, उस पर देखा कि फोर्स कितना लगा, एक चार्ज रख दिया, उस पर देखा फोर्स कितना लगा, और फोर्स डिवाइडेड बाय उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हमें पता चल गया कि यहां पे इस चार्ज पे इतना फोर्स लग सकता था। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स मेथड एक्सप्लेन करने का। दूसरा एनर्जी मेथड। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होने की वजह से किसी भी चार्ज के पास एनर्जी कितनी आएगी? वो तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करा, अब उस फोर्स की वजह से कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा चार्ज पे ना। उस इफेक्ट को एनर्जी के टर्म्स में देखा, और जैसे एनर्जी के टर्म्स में देखा तो इलेक्ट्रोस्टैट का दूसरा सेक्शन ही अलग बना दिया, जिसमें हम चार्जेस का एनर्जी एनालिसिस करेंगे। फील द फिजिक्स, एनर्जी चार्जेस का एनर्जी एनालिसिस करेंगे, चार्जेस को एनर्जी के बेसिस पे देखेंगे। पहले वाला सेक्शन में चार्जेस को हम फील्ड और फोर्स के कंसेप्ट से देख रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होने पे किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होने पे एक डाइपोल को रखूंगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट प्लेट का, लाइन का, स्फीयर की वजह से जो चार्ज है तो उसकी वजह से यहां पे फील्ड कितना आएगा, मतलब यहां पे कोई चार्ज रखूं तो स्फीयर के चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड, ये आपने किया है। यहां पे आप ये समझेंगे किसी स्फीयर पे चार्ज है, प्लेट पे चार्ज है, लाइन पे चार्ज है, उसके वजह से यहां पे कोई क्यू चार्ज रख दूं तो इस क्यू चार्ज में एनर्जी कितना आएगा, क्यू चार्ज में एनर्जी कितना आएगा, क्यू चार्ज में एनर्जी कितना आएगा, इसके फील्ड में होने की वजह से। किसके? लाइन,
स्फीयर, प्लेट, सिलेंडर, इसके फील्ड में होने की वजह से इसमें एनर्जी कितना आएगा, ये इस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, इसलिए आपने एक नया सेक्शन बना दिया और उसी नया सेक्शन को नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस। समझ आ गया? इतना फील लाना जरूरी है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, पहले से ये अलग क्यों है। समझ आया ये बात? चलो आगे देखो। तो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब किसी भी चार्ज में एनर्जी कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा? तो हमने बहुत डिफरेंट मेथड लगाए पता करने के, लेकिन हम पता नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरीका ढूंढा गया कि वर्क डन हमेशा चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि चार्ज को किसी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क होगा या तो लॉस हो जाएगा या तो उसमें स्टोर हो जाएगा। देखो, मान लो ये ब्लॉक है, इसको उठा के मैं धीरे, अरे बहुत धीरे, अरे एकदम धीरे 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 यहां ले जाऊं, तो मैंने कुछ वर्क किया, मैंने कुछ वर्क इस पे किया, कहां गया? सर छोड़ के तो देखो पता चल जाएगा कहां गया है, छोड़ के तो देखो पता चल जाएगा कहां गया है। अरे नीचे भागा। क्यों भागा? क्योंकि मैंने जो वर्क किया था इसमें एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। ओके, अच्छा, एनर्जी की तरह इसमें स्टोर हो गया है। सेम यहां पे ये होगा। देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज में क्यों इंटरेस्टेड होते हो? अब मान लो मैं 5 कूलम चार्ज में इंटरेस्ट दिखा देता हूं। इन 5 कूलम चार्ज सबके लिए यूनिक तो नहीं होगा ना। यूनिक मतलब 1 कूलम के लिए आप पढ़ लो। अब तुम्हें 100 कूलम के लिए लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सुनो मेरी बात समझना, कोई भी चीज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको मैंने बहुत अच्छे से फील करा के पढ़ाया था, याद करो। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही चीज है दोनों यार। और कैसे? लेक्चर देखना इलेक्ट्रोस्टैट का। तो यहां देखना, 1 कूलम पे जितना फोर्स लगता है वो हमें अगर पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 4 कूलम पे कितना लगेगा? तो 4 इंटू ई, ये हो गया 4 कूलम पे फोर्स। तो उसी तरीके से यहां पे अगर 1 कूलम का 1 कूलम में कितना एनर्जी स्टोर होगा वो अगर मैं निकाल लेता हूं, 1 कूलम में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो निकाल लेता हूं, तो फिर 4 कूलम वाले के लिए मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। अब देखो 1 कूलम एनर्जी स्टोर कैसे होगा, कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, वर्क डन 1 कूलम को, एक वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम को लाने में जितना वर्क होगा या तो खत्म हो जाएगा नहीं तो स्टोर हो जाएगा। देख लेते क्या होता है, या तो खत्म हो जाएगा नहीं तो चार्ज में स्टोर हो जाएगा। देखो या फील कराया ना। अच्छा मान ले ये सरफेस है, चलो एकदम अच्छे से फील करके देखो क्या फर्क होता है। यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, देख भाई, मैंने वर्क किया, आगे फोर्स लगाया, आगे ऑब्जेक्ट को ले गया, मैंने वर्क किया, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, वापस नहीं आया। देख ना भाई, फील कर इस बात को। चिन चिना टिन चिन चिन, अरे बहुत वर्क कर लिया मैंने, बहुत वर्क कर लिया मैंने। अब इसको ले जाके यहां छोड़ दिया, वापस नहीं आया। अब देख, अभी वर्क कर रहा हूं मैं, ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, अब यहां से छोड़ूंगा वापस आएगा। क्या डिफरेंस है? तो जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा था तो मैं किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, उसके अगेंस्ट अगर कोई वर्क करोगे ना तो खत्म नहीं होता है, लॉस नहीं होता, हीट और साउंड में नहीं जाता, पता नहीं चलता है, गर्म नहीं होता है। वर्क करोगे तो गर्म नहीं होगा, हीट नहीं आएगा, साउंड भी नहीं आएगा। तो वर्क किया तो कहां गया? इसमें स्टोर हो गया। और यहां पे जो वर्क कर रहे थे वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट था, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब वर्क करोगे तो लॉस हो जाता है। अब बेटा यहां पे समझना, मैं जो तुम्हें ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये फिजिक्स सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए नहीं, ये ग्रेविटेशन के लिए, एसएचएम के लिए, हर चैप्टर के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, हर चैप्टर के लिए। क्योंकि 3-4 चैप्टर में क्या तुम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, सब में ये काम आएगा। ये तो फील है, कंसेप्ट है। देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, इंफिनिटी टू द पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। वो कह रहा है कि इंफिनिटी से, मान लो यहां पे एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाओ, क्यू रख दिया है लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो है तुम्हारा 1 कूलम, उठा के लाओ, अरे लाओ 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 और इसमें रख दो, ये 1 कूलम है बस, यहां पे रख दो। अब इसके लाने में कुछ वर्क हुआ होगा, और वर्क काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत धीरे धीरे लाया है। तो जो वर्क हुआ है वो कितना होगा? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ई डॉट डी आर, ये होगा वर्क, ई डॉट डी आर। अब ये वेरिएबल वर्क होगा, इसीलिए अपन ने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा ई डॉट डी आर, ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा ई डॉट डी आर। सर ये तो ठीक है, आपका ई डॉट डी आर वर्क डन है। अब मुझे बताओ कि आपको सच में काम करना पड़ा कि बहुत आसानी से उठाए और यहां रख दिए? आपको काम करना पड़ा, इस बात की क्या गारंटी है? आप तो ये बताओ कि सच में आपने काम किया है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ला रहे हो, आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, आराम से आ गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि काम ना करना पड़े। कब? जब आसपास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एकदम फील करना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते मुझे अच्छा समझ आ रहा है। इतना अच्छा मुझे पहले कभी नहीं समझ आया जितना मुझे अब आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते समझ में। सुनो, अगर मान लो आसपास में कोई फील्ड चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, चार्ज है ही नहीं, ना पॉइंट चार्ज है, ना लाइन चार्ज है, ना स्फीयर है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पे इस क्यू चार्ज को उठा के लाने में जो वर्क होगा वो जीरो होगा। जिस कोई चार्ज ही नहीं है तो कितना वर्क होगा? एकदम जीरो होगा, कोई मतलब नहीं है इसका। राइट राइट राइट, मतलब टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा अगर कुछ नहीं है तो। वर्क कब करना पड़ेगा? जब आसपास में यहां पे कोई हेवी पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो लाइन पे हो, लीनियर चार्ज हो, या स्फेरिकल चार्ज हो, सिलेंडर पे हो, या प्लेट पे हो, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब उसको घुसाने की कोशिश करोगे तब तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तुम लेके आ रहे हो, ये नहीं चाह रहा आने दूंगा, तुम लेके आ रहे हो, तुम नहीं, ये नहीं चाह रहा आने दूंगा, तब जाके तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो इन्फिनिटी से उठाया, धीरे 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 लाके यहां पे रखा, और जैसे यहां पे रख के आपने छोड़ा, रख के आपने छोड़ा, वो अपने वापस भाग जाएगा। मतलब ये है कि इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, और वो जो एनर्जी स्टोर हो गई उसी को कहते हैं हम लोग उसका पोटेंशियल। कहोगे सर हमने तो पहले पढ़ा है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होती है, आप एक कर रहे हो, दोनों सेम चीज है, लिख ले आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज सेम फिजिकल क्वांटिटी, लिख लेना, सुनना, फील कर लेना। ये यहां पे इस चार्ज 1 कूलम चार्ज में एनर्जी स्टोर हुई है, उसी को हम कहते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल। चलो सर अगर इसको नाम पी दे दो तो ये पी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। और इन्फिनिटी पे अपन रेफरेंस लेते हैं जहां का पोटेंशियल अपन मानते हैं जीरो। अब सवाल उठता है कि सर यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, जो वर्क होगा उसी को आप पोटेंशियल बोलोगे। एग्जैक्टली जो वर्क होगा उसी को मैं पोटेंशियल बोलूंगा, सेम टू सेम उसी को मैं पोटेंशियल बोलूंगा। लेकिन यहां पे एक फर्क होगा कि इन्फिनिटी से लाया गया चार्ज है ये, तो इन्फिनिटी से क्यों लाया? आप किसी दूसरे पॉइंट से भी ला सकते थे। हां, किसी भी पॉइंट से ला सकता था। मैं चाहूं तो अपने घर से एमआरस हो, ये एमआरस हो, मैं अपने घर से तुम्हारे कोचिंग तक चार्ज लेके आ रहा हूं, और भैया मैं बोला इस क्यू चार्ज को यहां पे लाया हूं पी पॉइंट पे, तो यहां का पोटेंशियल मेरा वर्क डन के बराबर होगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं क्या? हाँ, यहां पे पोटेंशियल जीरो मान लो, ये रेफरेंस पॉइंट तो आप कहीं भी मान सकते हैं, यहां पे पोटेंशियल जीरो मान लो। अब यहां से यहां का जो वर्क होगा उस इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। बहुत आसान है ये। सर यहां से कोई ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट पे लेके जाओगे, यहां से यहां जो वर्क होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। हाँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, अगर यहां का पोटेंशियल तुम जीरो मान लेते हो तो। सर किताबों में तो इन्फिनिटी लिखा होता है। किताबों में इन्फिनिटी इसलिए लिखा होता है कि पूरी दुनिया एक ही डेफिनेशन यूज कर पाए। अब आपने आपकी कोचिंग में लिखा दिया वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एमआरस होम टू माई कोचिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ चार्ज इन माई कोचिंग वेयर पोटेंशियल एट एमआर हाउस इज जीरो। एकदम 100% 100% सही डेफिनेशन है, 1% भी गलत नहीं, एकदम 100% सही डेफिनेशन है। लेकिन ये तो हमारे रेफरेंस पे हो गया। अब पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कैसे कर पाएगी? कर लेगी। अब तुम डिफाइन कर दोगे तो उसके लिए भी सही है, लेकिन
अब पूरी दुनिया को, दूसरे देश के लोगों को कैसे पता चलेगा पोटेंशियल जीरो कहां मानना है? तो इसीलिए लोगों ने सोचा एक यूनिक डेफिनेशन बनाओ। एक यूनिक डेफिनेशन ये बनाओ कि ऐसी जगह रेफरेंस पॉइंट मानो डेफिनेशन के लिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। अब एमआर हाउस का डेफिनेशन तो तुम्हारे कोचिंग में रह जाएगा बस। तो ऐसा डेफिनेशन बताओ जो बनाओ जो हर जगह वैलिड हो। इसीलिए कहा गया कि इन्फिनिटी से लाओ, इन्फिनिटी से लाओ, जहां पे इन्फिनिटी का पोटेंशियल अपन मान लेते हैं जीरो, वहां से उठा के इस पॉइंट तक रखने में जो वर्क होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो असल में मैं पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर रहा। पोटेंशियल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, तो यहां का पोटेंशियल मैंने जीरो बोल लिया, तो असल में मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहा हूं। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करो। 1 कूलम चार्ज को Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज, इस 1 कूलम चार्ज को यहां से उठा के यहां तक रखने में जो वर्क होगा वो असल में इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि वर्क बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं बोल देता, लेकिन किताबों में डेफिनेशन पोटेंशियल क्यों लिखा होता है? क्योंकि पहले यहां पे चुपके से पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, इसीलिए यहां का पोटेंशियल बोल देते हैं। जैसे देखो, असल में डेफिनेशन ये है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। अब एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क कितना किया है? एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है E डॉट डी आर, तो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो इसका उल्टा माइनस या फिर प्लस रहने दो इसका वर्क डन। मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले थ्योरेटिकली समझाया ना मैंने। ये डेल्टा भी, तो ये इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक आने में, ये एक्सटर्नल एजेंट का, एक्सटर्नल फोर्स का, ये हो जाएगा आपका यहाँ का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी से किसी आर पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ है। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है। सर एक्सटर्नल एजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा? तो बहुत धीरे धीरे ला रहा हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, बहुत धीरे 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 लेके आ रहा हूं। समझ में आई ये बात? अब सुनना अच्छे से, अब सुनना अच्छे से, यहां आ जाओ। सर अगर आप बहुत धीरे धीरे ला रहे थे, मतलब वहां पे फोर्स बैलेंस था, हाँ बहुत धीरे धीरे, नेट फोर्स जीरो था, बहुत धीरे 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 धीरे, नेट फोर्स जीरो था तो आगे कैसे गया? अरे भाई इन्फाइनेटली स्मॉल स्पीड से थोड़ा आगे गया, थोड़ा धीरे धीरे धीरे, तभी तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ। जैसे ही अनबैलेंस फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन इन्फाइनेटली स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से लाते हैं। समझ में आ गया? सुनो, अब इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा डेफिनेशन है, निगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing a unit positive charge, negative work done by the electrostatic force in bringing a unit positive charge from infinity to that point without change in kinetic energy is called electrostatic potential, is called electric potential at that point, potential at that point, electric potential at that point। जो वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लाने में, उसका निगेटिव वर्क डन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। फील करो, जब मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं तो पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? निगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो डेफिनेशन है उसको फटाफट समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यस, क्यों? क्योंकि वर्क इज नॉट डिफाइंड एट अ पॉइंट, वर्क डिफाइंड बिटवीन 2 पॉइंट। अब मैं यहां हूं, बताओ मैंने यहीं पे कितना वर्क किया? अरे भाई वर्क के लिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना पड़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। इंस्टेंटेनियस वर्क इज नॉट डिफाइंड। अब जानते हो ये बात, किसी इंस्टेंट पे वर्क नहीं होता। देखो, या तो वर्क का डेफिनेशन ये लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या लिखते हो छोटा सा वर्क एफ डॉट डी आर और फिर इंटीग्रेशन करते हो R1 से R2 तक। करते हो कि नहीं करते हो? बिना इंटीग्रेशन के ही नहीं होगा। तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क है, लेकिन फिर इसको इंटीग्रेट करके जोड़ते हो किसी ना किसी पॉइंट पे। तो लिख लेना, अगर नहीं जानते हो तो लिख लेना, इंस्टेंटेनियस वर्क इज नॉट डिफाइंड। वर्क हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होगा। तो वर्क 2 पॉइंट के बीच में होगा, और वर्क डन को ही अपन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब 1 पॉइंट का पोटेंशियल होगा नहीं, जहां से उठाया है और जहां पे ला के रखा है वो 2 पॉइंट के बीच में वर्क है, तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन होता है। कभी ये लिखा हुआ पूछ लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी और नॉट, तो नो, आई कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर यहाँ पे डेफिनेशन किस बात का लिखा है? ये डेफिनेशन लिखने समय ना एक चीज और जोड़ना पड़ता है, इन्फिनिटी वर्ड। इन्फिनिटी इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि इन्फिनिटी पे ना भी बोला जाए तो हम पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। तो
असल में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहा है, पी का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, लेकिन तुम इसको जीरो ही कह रहे हो, तो इसीलिए डायरेक्टली पी का पोटेंशियल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो पोटेंशियल आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, we cannot define electric potential, we can only define potential difference between 2 point, we can only define potential difference between 2 point. potential depends upon reference point, यहां पे लिखा है मैंने potential at a point is not a unique value. yes, अगर किसी ने किसी पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट डिफाइन कर दिया, मैं वहां पे 8 वोल्ट डिफाइन कर सकता हूं और दोनों सही है। कैसे सर? कैसे सर? किसी ने इंफिनिटी पे जीरो मान के यहां तक लाया, तो इंफिनिटी से R इज इक्वल टू इंफिनिटी से यहां तक लाने में मान लो वर्क हुआ W, तो वहां का पोटेंशियल इसके बराबर हो गया। अब मैं यहां पे जीरो मान के यहां से ले आऊं तो कुछ और वर्क होगा, तो यहां पे रेफरेंस मान के मैं यहां से यहां तक लाया तो यहां पे मेरा कुछ और वर्क होगा, तो कोई और पोटेंशियल आएगा। फील करता है इस बात का। अगर कोई रामलाल है, रामलाल अपने घर से चार्ज उठा के ले आया और अपने घर का पोटेंशियल जीरो माना और बोला कि मेरा वर्क कुछ और है और मेरे वर्क के बराबर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलूंगा, तो कोई भी आकर किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर सकता है। सर मैं स्कूल गया था, वहां पे एक चार्ज उठा के ले आया सर, मैं स्कूल गया था वहां से एक चार्ज उठा के ले आया सर, अब मुझे जो लाने में वर्क हुआ मैं यहां का पोटेंशियल बोलूंगा। बोल ले, तेरी मर्जी, तू भी सही, मैं भी सही, रामलाल भी सही, सब सही, लेकिन सबका डेफिनेशन एक लोकल लेवल पे सही, कंसेप्चुअली 100% सही, लेकिन एक लोकल लेवल पे सही। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या माना जाएगा? स्टैंडर्ड, तो यहां पे इन्फिनिटी बाय डिफरेंस में जीरो माना है। ठीक है ना? शायद मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आया होगा थोड़ा, बट पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। अब तुम सुनो, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यहां से यहां तक लाने का वर्क तो फिक्स होगा, सर इन्फिनिटी से लाऊंगा तो इन्फिनिटी से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 पॉइंट का है, मैं यहां से यहां लाऊंगा तो ये 2 अलग पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आप चाहे इस रास्ते से लाओ या इस रास्ते से लाओ या इस रास्ते से लाओ, तुम्हें लाने में वर्क सेम ही होगा। इसीलिए 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है और रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point does not depends upon reference point, but potential depends on reference. Potential depends on reference. ठीक है ना? अब यहां पे अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एकदम सही और अच्छा डेफिनेशन बना देता हूं। देख, सुनना बेटा, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा? सर कुछ ये होगा, E डॉट dr। सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स का निगेटिव वर्क डन है वही इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? देखो यहां पे क्या डेफिनेशन कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस असल में पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन हुआ है। पोटेंशियल वो एक कह सकते हैं ना कि वो तुम्हें गलत चीज बताया गया, मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तुम ऐसे कह सकते हो कि मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। वहां पे इन्फिनिटी लिख के पोटेंशियल बोल दिया, इन्फिनिटी लिख के पोटेंशियल बोल दिया, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस था। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये डेफिनेशन कहना चाह रहा था असल में, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब सुनना अच्छे से, तो तुम अब यहां लिख सकते हो डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये है असल में तुम्हारा फॉर्मूला, और एकदम फील के साथ मैंने ये पूरी बातें बताई है आपको। अब मैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच ले जाऊंगा ना, ये सही है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच ले जाऊंगा, सही है। अब यहां पे मैं कहता हूं इफ Ri is infinity, hence potential at infinity is 0. This is taken as a reference. Taken as reference. सर रेफरेंस इन्फिनिटी पे क्यों लेते हैं? किताबों में हर जगह इन्फिनिटी पे लिया हुआ है स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए। सर अगर रेफरेंस पॉइंट हमें घर पे 0 लेना है, ले लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम सही रहेगा। फाइनल पोटेंशियल, तो किसी भी पी पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल -0, ये हट ही जाएगा, तो 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तो ये वाला चीज ये होगा तभी ये सही है। दिस इज ऑलवेज वैलिड बिटवीन 2 पॉइंट, this is always valid between 2 points, but this is only valid when we consider potential at infinity is 0। तब जाके किसी p पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा इंफिनिटी से। देखो यहां पे लिख देता हूं, इंफिनिटी से r इज इक्वल टू इंफिनिटी से, तभी तो इनिशियल इंफिनिटी माना है। किसी r पॉइंट पे लाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क होगा उसका निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल को बताए।
निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल को बताएगा। ये हो गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रल रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया? इंटीग्रल रिलेशन। अगर मैं एक काम करूं, देखना यहाँ पे, अगर मैं काम करूं यहां से यहां तक वर्क डन है, ये डेल्टा वी है, ये वर्क डन है, डेल्टा वी बराबर, देखना बहुत छोटा सा वर्क लिखूं तो ये डीवी बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होगा। अरे भाई इसी चीज को लिखा है, वर्क डन छोटे डिस्टेंस में ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी होगा। अब मैं क्या करता हूं कि इस डी आर को यहां चिपका देता हूं, डी आर को यहां चिपका देता हूं, माइनस को भी इधर ले आता हूं, डी आर को उठा के यहां रख देता हूं, माइनस को भी इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंशियल रिलेशन है। अरे यार ये था ना, देख यार, माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी, तो क्या किया, डी आर को नीचे ले आया और माइनस को भी इधर ले गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया माइनस डीबी बाई डी आर। अब ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर, बोल सर आपने बोला था कि ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, बिल्कुल सही पहचाना, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं। नहीं है बेटा, यहां भी देखो पोटेंशियल कहां डिफाइन है, डीवी डिफाइन है। तुम्हें कोई ऐसा फॉर्मूला मिल ही नहीं सकता जिसमें पोटेंशियल हो। बताओ अगर पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है और डिफाइंड होता है तो बताओ कौन से फॉर्मूले में पोटेंशियल है। रामलाल फटाफट तुम बोलोगे सर ये देखो पोटेंशियल है, बहुत मारूंगा। यहाँ पे उसको जीरो लिखा है तब ये बना है, ये था नहीं, ये कंडीशन पे आया है, ये कंडीशन पे आया है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन between any 2 point, to potential difference is a scalar physical quantity, directly लिखो ना, is a scalar physical quantity, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब कंसेप्ट समझा दिया बेटा, रफ्तार में करा दूंगा सवाल, चिंता मत करो, लेकिन एक बार किसी चीज को कंसेप्चुअली फील करने के लिए एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए, ये चैप्टर कहां है, ये फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, कैसे रिलेशन आता है, तो उसके लिए समय लगता है थोड़ा। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहली बात। बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर। अब एक स्केलर का डिफरेंशिएशन वेक्टर कैसे हो सकता है, तो है यहां पे, अब कुछ नहीं कर सकते, है, देखो कैसे, ये स्केलर है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो पूरा टर्म आपका वेक्टर होगा, पूरा टर्म वेक्टर होगा। अच्छा सर ये क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। देखो ना, माइनस डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये डी आर तो स्केलर है, डीवी चेंज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब आप कह सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल always decreases। अरे लिखा था in electric potential decreases in the direction of electric field, in the direction of electric field electric potential always decreases। अच्छा सर इसका यूनिट क्या होगा पोटेंशियल का, तो वैसे तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, लेकिन आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा, अच्छे से देखना, एकदम अच्छे से देखना, ये होगा न्यूटन मीटर पर कुलम या वोल्ट, एक ही बात है। तो इसका डायमेंशन कैसे डिफाइन करोगे, तो डायमेंशन देखना, बहुत अच्छे से डिफाइन करता हूं मैं पोटेंशियल का। किसका डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, ये लिख रहा है पोटेंशियल का। पोटेंशियल का डायमेंशन पूछ लेते हैं। तो देखो पोटेंशियल इज एनर्जी, वर्क डन एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल भी एनर्जी, लेकिन एक कूलम का। किसी क्यू कूलम का पोटेंशियल क्या होगा, देखो तो किसी क्यू कूलम का एनर्जी क्या होगा, जैसे मान लो तुमने एक कूलम का एनर्जी वी निकाला हुआ है, किसी क्यू कूलम का चाहिए तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे डिफाइन कर दूंगा किसी क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो तो यहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू यू बाई की। सेम उसी तरीके से जैसा रिलेशन फोर्स एंड फील्ड का होता है। मान लो किसी Q का तुम्हें एनर्जी पता है, एक कूलम का निकालना है तो Q से डिवाइड कर दो, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल का। अच्छा इसका एक यूनिट और आ गया, इसका वोल्ट का पोटेंशियल का एक यूनिट और आ गया। कैसे सर, देखो इसको लिख सकते हो जूल पर कूलम। तो कई बार इस पे सवाल पूछ लेते हैं, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पहला ऑप्शन देखेंगे न्यूटन मीटर पर कूलम, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे वोल्ट, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे जूल पर कूलम, तो तीनों ही है।
एक चौथा दूसरा दे देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखें। अब आता है कि सर ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डीवी बाई डी आर की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा आर कैप की तरफ। और ये जो डिफरेंशिएशन, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब नॉर्मल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है, तो देखो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो तो माइनस को रखो बाहर, एंड पोटेंशियल खुद होता है स्केलर। अब मान लो 3 डायमेंशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले पोटेंशियल को करो तुम x के साथ डिफरेंशिएट, तो डबा v बाई डबा x, डबा नॉट d, डेल्टा होता है ये, डबा में बोल रहे, x के साथ डिफरेंशिएट करो। तो जब x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये x का फील्ड देगा, और तुम्हें पता है कि x का फील्ड कहता है कि मैं अलग हूं, मेरे परपेंडिकुलर से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में परपेंडिकुलर आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। 2D मोशन जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मैं 2D मोशन में सबसे पहला चीज यही कहता हूं कि 2D मोशन इज नॉट अ मोशन, नॉट अ मोशन ही नहीं है, 2D मोशन कुछ होता ही नहीं है, 2D मोशन कुछ नहीं होता। जैसे 2D मोशन, मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन के सवाल आते हैं, कुछ नहीं होता, कैसे मैं बताता हूं। 2D मोशन में 2D मोशन का डेफिनेशन मेरे हिसाब से जो मैंने बनाया है वो है 2D मोशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D प्लस 1D, बात तो वही हुआ ना मुन्ना ना। दिस 1D डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर 1D एंड दिस 1D डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस 1D। ये कहता है मैं अपनी वाली देख लूंगा, तू अपना देख ले, तू अपना मोशन अलग देख, इसका वेलोसिटी इसके एक्सीलरेशन पे ही डिपेंड करेगा, y का वेलोसिटी x के एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करता रत्ती भर भी। ये कहता है मैं दोनों एकदम अलग हूं, बिल्कुल अलग हूं, समझा है कि नहीं है। 100% इंडिपेंडेंस अपॉन ईच अदर, बस दोनों का एक ही कॉमन होता है टाइम। कोई पार्टिकल यहां से यहां गया तो x में भी टी टाइम लिया, y में भी टी टाइम लिया, बस इनका टाइम ही कॉमन होता है। अगर इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो टाइम ही मदद कर सकता है तुम्हारी, समझ में आया कि नहीं है। तो ये कह रहा है कि जब आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो x की डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। उस इंस्टेंट पे y एंड z को अपन कांस्टेंट मानेंगे। उस इंस्टेंट पे क्या करेंगे, y एंड z कांस्टेंट होगा, y एंड z कांस्टेंट होगा, प्लस जब आप डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे डेल्टा v बाई डेल्टा y, और ये आ जाएगा आपका j कैप, यहां पे x एंड z को कांस्टेंट मानेंगे, प्लस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे सवाल पूछ लेता है बेटा, डेल्टा v बाई डेल्टा z, इसमें x एंड y को कांस्टेंट मानेंगे, ये हो जाएगा आपका k कैप। ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। v इज ए स्केलर, बट उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ x के करोगे, मान लो x y z का फंक्शन है, तो उसमें जब x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उसमें y और z से कोई मतलब नहीं, तो उसको कांस्टेंट बोल देते हो। वहां पे जब y से डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z को कांस्टेंट बोलते हैं, जब z से डिफरेंशिएट करते हैं तो x और y को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है भाई। सर ये तो बहुत बड़ा वाला डेफिनेशन लिख लिया आपने डिफरेंशियल फॉर्म में, इसका इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखो, तो देखो बेटा इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तुमने क्या पढ़ा, dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। अब सुनना, डॉट प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर रिजल्ट आता है, तो बिल्कुल ये डेल्टा वी स्केलर है डेल्टा वी स्केलर। इसका इंटीग्रल फॉर्म का रिलेशन कैसा होगा, तो माइनस ये होगा आपका x कंपोनेंट ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, dx का भी होगा dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। ये dx को क्या, dr को मैं क्या लिख सकता हूं बता दो, dr वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, ऐसा नहीं लिख सकता। और e को क्या लिख सकता हूं मैं, e को लिख सकता हूं ex आई कैप प्लस ey जे कैप प्लस ez के कैप, ऐसा लिख सकता हूं मैं। जब इन दोनों को मैं यहां पुट करूंगा और फिर डॉट प्रोडक्ट लूंगा बीच में, तो देखो Ex और इससे डॉट प्रोडक्ट होकर मिल जाएगा, तो Ex सिंपल हो जाएगा, Ex इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा टर्म। मिला इस बात का। और इसका Ex का Ey के साथ i डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो। दूसरा वाला क्या बनेगा बोलो सर, Ey इंटू डी वाई प्लस Ez इंटू डी जेड। एक्स वाला लो और उसको x के साथ इंटीग्रेट कर दो, y वाला लो y के साथ इंटीग्रेट करो, z वाला लो z के साथ इंटीग्रेट करो, और इन सब का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लेके बाहर माइनस लगा लो। ये आपका बताएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये फाइनल इनिशियल का क्या चक्कर है, अरे भाई इंटीग्रेशन किसी दो पॉइंट के बीच करोगे, ये आपका x का इनिशियल वैल्यू टू x का फाइनल वैल्यू, y का इनिशियल वैल्यू टू y का फाइनल वैल्यू, z का इनिशियल वैल्यू टू z का फाइनल वैल्यू। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के फॉर्म में, दोनों असल में एक ही चीज है, लेकिन ये है इसका डिफरेंशियल रिलेशन और ये है आपका इंटीग्रल रिलेशन।
integral relation. This one is differential and this one is integral, right? Okay sir, right. अब आगे देखिए conceptually, अगर मैं कहता हूं, फील करना इस बात को, ऐसे सवाल n नंबर ऑफ टाइम्स जेई में, नीट, आईआईटी में पूछे जाते हैं. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो. अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां का पोटेंशियल पक्का जीरो होगा. सही बात है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल पक्का जीरो होगा. तो मैं एक रिलेशन यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, सही वाला लिख रहा हूं, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं करना है यहां पे. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. There is no relation between electric field and potential. आधे बच्चे तो बेहोश, आज मास्टर पागल हो गया, बहुत दिन बाद आया, सब गलत पढ़ा रहा है. अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन दिखाया है ना भैया ना. There is no relation between electric field and potential directly. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कोई रिलेशन नहीं होता है. There is a relation between electric field and change in potential. चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है. E इज इक्वल टू होता है माइनस dv बाई डी आर. E इज इक्वल टू v बाई आर थोड़ी ना होता है. E इज इक्वल टू होगा डेल्टा v बाई डेल्टा आर. तो किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल तो वैसे ही डिफाइन नहीं है भाई. किसी इंस्टेंट में पोटेंशियल वैसे ही डिफाइन नहीं है, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे कोई कमेंट नहीं कर सकते. कुछ भी हो सकता है उनका इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अगर यहां पे मस्त लिखा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. फॉल्स स्टेटमेंट. देखो E जीरो देन V मस्ट बी जीरो ना. अगर कहीं पे E जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो सकता है. देखो ना, यहां पे E जीरो है, मान लो यहां पे तुम कहते हो कि सर E जीरो हो गया, तो ऐसे समझो, फील करो इस बात को. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे जीरो कहता हूं, मैं कह रहा हूं जीरो है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो है, तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में, तो यहां पे जीरो. तो पोटेंशियल कहां से जीरो है? डेल्टा भी जीरो है ना. चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा. चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. अरे भाई इसको नहीं फील कर पा रहे तुम, मैं कराता हूं. देख, तुमने बोला है E डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी. वी नहीं बोला. तो अगर कहीं E जीरो है, E जीरो है तो इसको जीरो रख दे. E डॉट डी आर, E जीरो, तो जीरो डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी, मतलब डीवी इज इक्वल टू जीरो. और किसी भी चीज का मतलब डिफरेंस जीरो, मतलब V कांस्टेंट होगा. तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब V कांस्टेंट होगा, V जीरो नहीं होगा. अच्छा, इफ V इज जीरो देन E मस्ट बी जीरो ना. बच्चा कहता है सर सर क्या गलत बात कर रहा हो, E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर कर रखो, तो यहां पे जीरो. अभी बेटा इस इंस्टेंट पे जीरो है, थोड़ी देर बाद कहीं बदल सकता है ना. जैसे मैं कहता हूं कि इफ वेलोसिटी इज जीरो, देखो इसमें रिलेशन और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एक ही जैसा होता है. A इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी. एक्सीलरेशन बेटा, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, तो एक ही जैसा है कुछ रिलेशन. अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी जीरो है, तो अब एक्सीलरेशन भी जीरो होगा क्या? नहीं. मोशन अंडर ग्रेविटी कितनी बार आप पढ़ चुके हैं बताइए. मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन एक्सीलरेशन जी इसका होता है. तो किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो है, ये जरूरी नहीं है. किसी इंस्टेंट पे मान लो पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये जरूरी नहीं है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, चेंज के बारे में कुछ कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा. जैसे इफ ए इज जीरो देन V मस्ट बी कांस्टेंट. ओ हो, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है. ये देखो रिलेशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ है बढ़िया. E इज इक्वल टू dv बाई डी आर, ऐसे उल्टा ही सोच लो. V मस्ट बी कांस्टेंट. अगर V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन हो जाता है जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो. एकदम सही है. इफ V इज जीरो देन E मे और मे नॉट बी जीरो. हाँ एकदम सही, वही तो कह रहा हूं. V जीरो है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है ना भी हो. इफ V कांस्टेंट देन E मस्ट बी जीरो. अरे यार रुलाएगा क्या, एकदम सही सही बात कर रहा है यार. इफ V कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट रखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो E मस्ट बी जीरो. एकदम सही बात बताई, एकदम सही बात बताई. तो अब थोड़ा सा तुम्हें कंसेप्चुअल फील और आता जाएगा धीरे धीरे. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए. कई बार
2 पॉइंट दे देते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कंपेयर करने बोलता है। ये एकदम एग्जामिनर का पहला कंसेप्चुअल सवाल होता है। यहां से बच्चा यहां पे मैथमेटिकली जाता है ना ना ना। मैंने बहुत मेहनत करके आपको फील दिलाने की कोशिश करी है। और बेटा ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है, पोटेंशियल बहुत सारे चैप्टर में आता है। तो अगर आपने इसका फील नहीं लिया है तो समझ नहीं आएगा, पढ़ लोगे सवाल भी निकाल लोगे, लेकिन वो कंसेप्ट का फील नहीं आएगा। चलो यहां देखो, मान लो पॉजिटिव चार्ज बना लिया, यहां पे बना लिया मैंने पॉइंट ए और यहां पे बना लिया बी। अब आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल एंड फील्ड की वैल्यू बताओ, कहां पे कितना होगा, कैसे होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि क्राउडेड लाइन यहां पे ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा यहां पे कम है। तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्या बात बताई, एकदम सही बताई। अब पोटेंशियल भी बताना है। तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। कैसे सर? फॉर्मूला यूज नहीं किया, कंसेप्ट यूज किया है। क्या कहता है कंसेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम होगा, तो ए पे ज्यादा रहा होगा, बी पे कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। ठीक है भाई? अब इधर देखो, ये माइनस चार्ज है, यहां पे पॉइंट बना लिया अपन ने ए और यहां पे बना लिया बी। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां ज्यादा होगा, ए पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए, ऐसे फील्ड लाइंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा? ए पे। कोई चार्ज रखोगे तो ए पे ज्यादा फोर्स लगेगा। पोटेंशियल कहां ज्यादा है? बी पे। आगे उल्टा काम। कैसे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड में की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल हमेशा कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल हमेशा कम होता है। देखो कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया, पोटेंशियल कम हो गया। ये देखो यहां पे मैंने 2 पॉइंट बनाए, ए और बी। फील्ड कहां ज्यादा है? सर बी पे फील्ड ज्यादा है, बी पे फील्ड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो क्राउडेड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे ज्यादा है। पोटेंशियल कहां ज्यादा है? पोटेंशियल सर ए पे ज्यादा है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, बात खत्म। कैसे लाइन जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखो ए है बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है? ए पर ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा है। पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है? पोटेंशियल भी ए पे ज्यादा है, पोटेंशियल भी ए पे ज्यादा है। यहां देखो, मान लो मैं पॉइंट बनाता हूं ए बी और सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है? अब बेटा जल्दीबाजी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो। तो बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई से कंफ्यूज मत हो जाना, तुम्हें लगेगा ई पॉइंट है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम ये फील करो कि ए पे, बी पे और सी पे तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है रामलाल। तो ये समझ नहीं आया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वली स्पेस्ड है और यूनिफॉर्मली है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एकदम एकदम सही बात है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा सर एक बात बताओ, पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाऊंगा ना तो पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही बात हो गया जब मैं एक ऑब्जेक्ट को, मान लो ये बैटरी है यहां पे, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में धीरे धीरे यहां ले आऊं तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक लाइन पे, ऐसे एक रेफरेंस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं या फिर कांस्टेंट मानते हैं। इस लाइन पे इस पार्टिकल को कहीं भी रखूं पोटेंशियल सेम होगा। ऊपर ले जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, नीचे ले जाऊंगा तो घटेगा। सेम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैट में भी वही चीज है, दोनों सेम ही नेचर का होता है, मतलब सेम ही जैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो यहां पे इसके डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, पीछे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ए और बी पे पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाओगे तो सी पे पोटेंशियल कम होगा, बट पोटेंशियल एट सी इज कम। देखना ये कितने अच्छे से मैंने डिफरेंट एग्जांपल लेके आपको फील कराया है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। कुछ भी हो सकता है रिलेशन, तुम नहीं देख पा रहे हो क्या? तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन देखो यहां पे सी पे पोटेंशियल कम हो गया। कुछ भी हो सकता है रिलेशन। तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं होता। देयर इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? आओ आगे देखते हैं। अब एक ग्राफ कन्वर्जन पे बहुत बार सवाल पूछ लेते हैं, है ना? और ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, कोई मैं इलेक्ट्रोस्टैट तो पढ़ा ही नहीं रहा, ये एकदम जनरल फिजिक्स जैसे फील करो।
मान लो V और R, पोटेंशियल और R, कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है, स्प्रिंग पोटेंशियल भी हो सकता है, कोई सा भी पोटेंशियल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी हो सकता है। अभी कन्वर्ट ग्राफ, इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है। अब सुनना, ये ग्राफ तुम्हारा EMI का भी हो सकता है, EMI में भी ये कराया था मैंने, EMI में फ्लक्स वर्सेस टी का ग्राफ बना दिया था और EMF वर्सेस टी का ग्राफ यही कराया था सेम, कोई बात नहीं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, मतलब ये स्लोप हो गया VR ग्राफ का। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, dV बाई dr इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ VR ग्राफ, VR ग्राफ का ये स्लोप हो गया। और यहां से तक देखो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कैसा अच्छे से देख के बताओ सर, कांस्टेंट है स्लोप, तो कांस्टेंट है। अच्छा, यहां से तक स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस कांस्टेंट, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे होगा, निगेटिव होगा। पोटेंशियल बढ़ रहा है तो आप आगे जाने में पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जा रहा हो। अरे यार, इसको तो ऐसे भी फिजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितना बढ़िया है। देखो, जैसे डिस्टेंस बढ़ा पोटेंशियल बढ़ा, मतलब आगे जाने में पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का पीछे होगा, निगेटिव में। देख, निगेटिव में यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, देखो यहां पे भी बताओ क्या है, कांस्टेंट है ना पोटेंशियल, देखना यार रामलाल, आगे बढ़ रहा है पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां पे ये निगेटिव है, तो निगेटिव स्लोप और माइनस, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसा बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है। इस पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के पैटर्न के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। अच्छा बताओ, VR है, अभी ER बनाना है, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है ये सिनुसॉइडल टाइप कुछ ग्राफ है, साइन R टाइप है, तो एक कॉस R टाइप बनेगा। देखो, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, V तुम्हारा साइन R है, तो साइन का डिफरेंस होता है कॉस, माइनस कॉस R टाइप बनेगा कुछ। देखो, माइनस कॉस R टाइप मतलब माइनस, नीचे से ऐसे शुरू होगा, ये ग्राफ बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। ग्राफिकल फील आ गया, इस ग्राफिकल फील को और फील करो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ बनाया, मतलब कोई भी रैंडम ग्राफ बना लिया, इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप सर dE बाई dr, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कोई खास काम नहीं है हमारे, लेकिन इसका जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे E डॉट dr, इसका इंटीग्रेशन बताएगा आपको E डॉट dr, तो होता है चेंज इन पोटेंशियल, हाँ, माइनस चेंज इन पोटेंशियल, माइनस डेल्टा V, माइनस इधर लगाओ या इधर लगाओ, तो ये डिफाइन करेगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो इस पे भी सवाल पूछ लिया जाता है, इस पे भी सवाल पूछ लिया जाता है। अच्छा, अगर V वर्सेस R का ग्राफ हो, तो V वर्सेस R का ग्राफ हो, तो इसका जो स्लोप होगा वो बताएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्लोप मतलब dV बाई dr, V वर्सेस R का स्लोप मतलब dV बाई dr, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया ये बात? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ V इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx, xy प्लस yz प्लस zx, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। तो 1,1,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये आपसे पूछा है, 1,1,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि रिलेशन यूज करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो इसमें यह ध्यान रखेंगे कि जब मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूंगा तो y एंड z कांस्टेंट होगा। आओ करें, जब x से डिफरेंशिएट करोगे पूरे में किससे डिफरेंशिएट करो? x से। तो देख बेटा, यहां पे x से डिफरेंशिएट करोगे, एडिशन रूल लगाओगे, 3 टर्म है, तो यहां पे x से डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट होगा, माइनस पहले बाहर रखो, y बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बोलो क्या होगा? 1। y z, इसमें x है ही नहीं, तो y और z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे, y z कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, फिर zx, तो ये प्लस z आएगा इंटू आई कैप, ये आया प्लस
y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा यहां पे y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x बचेगा, यहां पे y के साथ करोगे तो z बचेगा, क्योंकि x y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट है, x डिफरेंशिएशन से बाहर, y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x डिफरेंशिएशन से बाहर, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, j कैप आएगा, प्लस जब z के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो इस पूरे को z के साथ डिफरेंशिएट करो, तुम अलग से कर लो एक बार, पूरे को z के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x और y दोनों कांस्टेंट, इसमें z है ही नहीं, z के साथ डिफरेंशिएशन करो, ये 0, यहां पे बचेगा y प्लस यहां पे बचेगा x, k कैप, ये आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 1, तो ये इसमें रख दो, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये बनेगा -2i कैप -2j कैप -2k कैप। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2√3 न्यूटन पर कूलम, ये आएगा जवाब। समझ आया? नेक्स्ट देखो, इफ पोटेंशियल इज दिस देन फाइंड x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये बड़ा आसान सवाल है। E इज इक्वल टू होता है dv/dr, यहाँ पे x पे डिपेंड करा तो dv/dx लिख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि E कहाँ 0 होगा, तो E का डेफिनेशन ये है, इसको 0 रख दो, मतलब dv/dx को डिफरेंशिएट करके 0 रख दो। चलो इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये हो जाएगा 2x - 4, 8 का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 है, तो ये हो जाएगा 2x = 4, मतलब x = 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अच्छा वहां पे पोटेंशियल बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये भी पूछ सकते हैं। एंड फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जहां पे फील्ड 0 वहीं पे पोटेंशियल बताओ, और मजा आएगा। अब वहां पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे सर, देख भाई रामलाल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा तुमने तो x के फंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 है, तो 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x आ गया। अब कह रहा है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पे पोटेंशियल बताओ, तो x की वैल्यू 2 रख देंगे, यहां पे x की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 का होल स्क्वायर 4 -8 + 8, -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर पर कूलम। तो फाइंड पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो सबसे पहले हमने पता किया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था उसकी वैल्यू रख के वहां पे पोटेंशियल निकाल दी। अरे बुझाया? चलो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। तो मान लो एक +q चार्ज अपन ने यहां रखा, क्या रखा बेटा, +q चार्ज यहां रखा। अब मैं क्या करता हूं, इससे r डिस्टेंस पे जाता हूं और यहां पे पोटेंशियल निकालना है, यहां पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन कर दूंगा यहां से यहां तक, है ना, करके दिखा देता हूं। चलो ये होगा, यहां का पोटेंशियल होगा dv = -E.dr, यही होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे किसी भी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बाहर की तरफ है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, और तुम पीछे की तरफ ला रहे हो dr, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो यहां पे आएगा cos थीटा। सही बात है क्या? बिल्कुल सर, cos थीटा आएगा। ठीक है, अब सुनना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। कहां से लेके आ रहे हो सर, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पे, r पे। यहां पे इन्फिनिटी का पोटेंशियल आप 0 मान लेते हैं, तो ये p पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। तो dv का इंटीग्रेशन v -0 रखोगे तो सिंपल आ जाएगा, v = अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी r पे, यहां से किसी भी r पे, सर r तो यहां है, अरे इसको r0 मान ले भाई, r0 पे ला रहा है, चल r0 डिस्टेंस पे। अब किसी भी r पे देखोगे यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी kq/r² × dr cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू बोलो क्या होता है सर, -1। कैसे पता, तो सर cos 180 डिग्री -1, तो ये -1 और ये -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फील करना बेटा, इसमें कई बार बच्चे करते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। बताओ, मैंने यहां पे फील कराया, देखो dr इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री का, तो cos थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड R। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे ये और ये खा जाएगा, तो v आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये माइनस था, v -0 तो v बचेगा, v = आ जाएगा kq बाहर, इंटीग्रेशन करोगे 1/r² × dr। अब यहां पे समझना, ये dr यहां से जो r है वो पीछे जा रहा है, तो dr किसी भी इंस्टेंट पे निगेटिव होगा, dr itself इज निगेटिव। व्हाई dr itself इज निगेटिव?
इस बात को फील करो, महसूस करो, ये तो कम हो रहा है ना, डी आर इज डिक्रीजिंग, आर इज डिक्रीजिंग, आर इज डिक्रीजिंग। तो जो डी आर का एलिमेंट है ना, वो छोटा सा जो डी आर है वो खुद निगेटिव है क्योंकि आर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से यहां पे एक माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, माइनस के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो होगा -1/r, लिमिट रखोगे इन्फिनिटी से r नॉट तक। अब ये माइनस माइनस एक को फिर से खा जाएगा, तो ये बनेगा के क्यू बाई आर नॉट। पहले अपर लिमिट रखो r नॉट, 1/∞ 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एट r नॉट। तो किसी भी क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है के क्यू बाई आर नॉट। इसका ग्राफ बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर नॉट ये लिया तुमने, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, चार्ज निगेटिव है तो एक ही चीज का फर्क होगा सब। अच्छा मान लो निगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, लेकिन ये डी आर घटेगा, ये इस फॉर्मूले में माइनस आएगा। ये माइनस किस वजह से आया बोलो सर, ये तो डेफिनेशन का माइनस है, और यहां पे cos 180 डिग्री आया, तो ये और ये खा जाएगा एक दूसरे को। देखो यहां पे अभी खाया नहीं है, माइनस लिखा, ये एक दूसरे को खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी आर खुद निगेटिव था तो यहां पे माइनस आया, डी आर के निगेटिव होने से माइनस आया, फिर इंटीग्रेशन से एक माइनस आया, ये माइनस इसको खा गया। समझ में आया, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, मान लो इस मिड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एंड फील्ड लिखना है, तो बताओ जितना इसके वजह से फील्ड आगे होगा उतना ही इसकी वजह से फील्ड पीछे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन होता है, जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर उतना ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर, ये वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन होता है। लेकिन पोटेंशियल स्केलर है। अब मैं यहां पे पूछूं कि ये पोटेंशियल किस तरफ है, तो भैया स्केलर है, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड होगा बस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहां पे पोटेंशियल अगर तुम लिखोगे तो ये पोटेंशियल आ जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट पे के क्यू बाई आर बाई टू। क्यों आर बाई टू, तो यहां से डिस्टेंस अगर ये पूरा आर है तो ये कुछ हो गया आर बाई टू, तो के क्यू आर बाई टू, और इस क्यू चार्ज का भी आएगा के क्यू आर बाई टू, के क्यू आर बाई टू, तो ये हो जाएगा 4 के क्यू आर। अब मैं पूछता हूं ये पोटेंशियल इस पॉइंट पे किधर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बस, डायरेक्शन नहीं होता इसका डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है भाई। यहां देखो इस मिड पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन पोटेंशियल पूछूं तो जितना माइनस की वजह से पोटेंशियल आएगा उतना ही प्लस का पोटेंशियल आएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, फील आया इस बात का। धीरे धीरे बेटा समझता है। देखो अगर मैं सेंटर पे तुमसे फील्ड पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कैसे, तो देखो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया आपको। पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, तो देखो प्रूफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि जितना चार्ज प्लस का उतना ही प्लस का, उतना ही प्लस का उतना ही प्लस का, सारे का ऐड होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। यहां देखो यहां पे पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, कैसे, तो जितना इसका इसकी तरफ उतना इसका इसकी तरफ, जितना इसका इससे दूर उतना ही दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, पोटेंशियल भी 0 है। क्यों, क्योंकि जितना निगेटिव उतना 2 बार निगेटिव 2 बार पॉजिटिव, सेम चार्ज सेम मैग्नीट्यूड। तो एक देखो पेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पोटेंशियल भी 0। सर आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पोटेंशियल 0 नहीं होगा, अरे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पे पोटेंशियल 0 ही हो, ये गलत है, हो तो कुछ भी सकता है। देखो यहां पे बोलो, यहां पे पोटेंशियल 0 होगा, कैसे, 2 माइनस की वजह से 2 निगेटिव पोटेंशियल 2 पॉजिटिव पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ तुम्हें कितना मजा आया कि नहीं आया, 4 कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा दी। तो असल में तुम्हें यह कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। समझ आया, तो अभी नेक्स्ट भी देखते हैं अपन। जैसे ये मैंने होमवर्क ले लो, इसको, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, कुछ नहीं करना, इसके वजह से पोटेंशियल आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, फिर जीपी सीरीज यूज कर लेना, ठीक है बेटा। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो रॉड के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते अपन, यहाँ पे छोटा सा डीक्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखेंगे, डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू बटा आर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक लेना है, तो ए डिस्टेंस है, यहां से मिनिमम डिस्टेंस आर का हो सकता है ए से ए प्लस ए तक, ए प्लस एल तक। तो इस पोटेंशियल पॉइंट चार्ज, छोटा सा डी क्यू पॉइंट चार्ज मान लिया, टोटल चार्ज मान लो इस पे है क्यू और लेंथ है एल, या चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो इस सारा केस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिखाया, वही काम आप यहाँ पे पोटेंशियल के लिए
कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। अब एक रिंग का पोटेंशियल लिखना है। मान लो यहां पे रेडियस है r और यहां से x डिस्टेंस पे आप जाके पोटेंशियल लिखते हो, तो पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन है ही नहीं और सरकमफ्रेंस से सारे पॉइंट से ये डिस्टेंस कॉमन होगा और पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो सीधा डिस्टेंस ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस p पॉइंट का पोटेंशियल होगा k, टोटल चार्ज है q मान लो, डिवाइडेड बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। इतना आसान है पोटेंशियल। तो बेटा आसान तो हो ही जाएगा ना, डायरेक्शन नहीं है इसमें। जितना इस छोटे से चार्ज का पोटेंशियल यहां पे आएगा उतना ही छोटे 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 सारे चार्ज का पोटेंशियल यहां पे आएगा। छोटे छोटे चार्ज से डिस्टेंस उतना ही है, तो सिंपल ऐड कर देंगे। सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेंटर पे तो पूरे टोटल चार्ज Q से डिस्टेंस है कैपिटल R, सेंटर पे पोटेंशियल निकालोगे सेंटर पे, तो यहाँ पे x को रख दो 0, पोटेंशियल आएगा सिंपल KQ/R। अरे यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल देखो KQ/R है। तो एक बढ़िया सवाल लिखा है कि एक रिंग है R रेडियस और Q चार्ज का, और दूसरा एक और रिंग है जिसपे चार्ज है -Q, रेडियस उसका है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d के बारे में कुछ नहीं पता कि d बहुत ज्यादा है या बहुत छोटा है, d है। तो अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है a और b में। कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनना, मैं हिंट देता हूं। जितना पोटेंशियल a पे पॉजिटिव आएगा उतना ही पोटेंशियल b पे निगेटिव है। तो a पे पोटेंशियल लिख दो इस प्लस q का और इस माइनस q का, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। या तुम यहां पे निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के यहां पे दिखा दिया है। समझ में आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, तो बेटा हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, लाइन चार्जेस, प्लेट, सब का पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के सवाल बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे, वो सारे मैं आपको फटाफट कराऊंगा बेटा, रफ्तार में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला लेक्चर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाले सेक्शन का कंसेप्चुअल था, इसलिए थोड़ा समय लगा। ठीक है, धन्यवाद।